नमस्कार दोस्तों, वसीयन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सूचना ये मिल रही है कि 22 जुलाई को अलग-अलग किसान संगठनों के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। 22 जुलाई, याद रखिए, 22 जुलाई को ही संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अभी 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जब विशेष सत्र बुलाया गया था, नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए, उस पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए और प्रधानमंत्री, जाहिर है सदन के नेता, देश के नेता चर्चा का जवाब देते ही हैं, तो उस समय दोनों ही सदनों में जो दृश्य उत्पन्न किया गया, वो भी हमारे आपके सबके ज़हन में है। और बजट सत्र कितना अहम होता है देश के लिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तीसरी और नई सरकार के लिए। ये पहला बजट है, बल्कि सरकार के लिए नहीं, देश के लिए, राज्यों के लिए, अलग-अलग सेक्टर के लिए, मंत्रालयों के लिए ये पहला बजट है। बजट सत्र को भी क्या डिस्ट्रॉय करने की, बर्बाद करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। कभी पेगासस के मुद्दे पर, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बहाना बना करके, कभी किसी बीबीसी की 2 किस्तों में आई गुजरात दंगों पर रिपोर्ट को लेकर के, कभी मणिपुर को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के संसद सत्र को ना केवल डिस्ट्रॉय किया गया, बल्कि 10-10, 15-15 दिन तक संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी जो हंगामे और जो प्रदर्शन किए गए हैं, उससे हमें तमाम तरह की शंकाएं होती हैं कि ये जो पहला बजट सेशन है इस सरकार का विधिवत, क्या इसमें भी पलीता लगाने की शुरुआत हो गई है? मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और खास तौर से हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चर्चा करेंगे। बजट सत्र में अब अधिक समय बचा नहीं है, आज 15 जुलाई है, 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसके बीच भी हम बात करेंगे किसानों से रिलेटेड भी, उद्योगों से रिलेटेड भी, अलग-अलग सेक्टर से संबंधित भी। लेकिन आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी किसी परिचय के मोहताज तो हैं नहीं। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, वर्षों से किसानों की एक बुलंद आवाज हैं। सत्ताओं के साथ रहते हुए भी बहुत पुरजोर तरीके से किसानों के पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं और मेरे साथ जुड़ते रहे हैं प्रोग्राम में। मीडिया में भी आप लगातार उनकी बहस और उनकी बुलंद आवाज सुनते ही रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये समझाइए बल्कि मुझे कि बजट सत्र से कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आदेश देता है कि शंभू बॉर्डर को खोल दो। इन लोगों के डेमोक्रेटिक राइट हैं, इनको हरियाणा जाने दो, ये दिल्ली चाहे तो जाने दो। और हरियाणा और पंजाब सरकार जो है, दोनों राज्यों की जो पुलिस है, वो देखे अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर वो कदम उठाए, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन इनको आप रोक नहीं सकते हैं। बजट सत्र से ठीक पहले शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश, 5 महीने तक वहाँ पर ये रोड जाम करके बैठे हुए थे। लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। व्यापारी बर्बाद हो गए अंबाला के, करीब 450 करोड़ का नुकसान उनको है। 150 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान रेलवे को है, जहाँ ये ट्रैक पर बैठे हुए थे। इसके अलावा आस-पास के गाँव वालों का जीना दूभर कर दिया इन लोगों ने। लगभग वैसे ही हालात थे जैसे 13 महीने राजधानी दिल्ली का गला दबा करके ये घुटने से बैठे हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए, देश के कृषि सेक्टर की बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए 3 बेहतरीन कृषि कानून लेकर के आए थे और मजबूर होकर के देशी विदेशी ताकतों के सामने इस देश के प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े, झुकना पड़ा। वो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े
अब उल्टे प्रधानमंत्री को ही लोग कोस रहे हैं कि साहब इतने बढ़िया कानून थे, वो वापस लेने की जरूरत क्या थी। तो ये जो हमारे यहाँ जुडिशियरी का कुल मिलाकर के रोल हमें दिखाई देता है, और देश के भीतर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से चीजों को भड़काती हैं, उकसाती हैं और विदेशों में भी बदनाम करती हैं कि साहब देखिए किसानों का क्या हाल हो रहा है। एक तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ओंकार जी, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का सवाल है तो वो पूरे देश ने 13 महीने तक इनकी कार्यशैली को देखा है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई, कोई आदेश नहीं किया, बस एक ही बात कहा कि दिल्ली पुलिस जो भी उचित निर्णय हो वो ले। तो जब आफत होती है तो दिल्ली पुलिस निर्णय ले, और जब निर्णय देने का समय होता है तो उस समय अदालतें चुप्पी साध जाती हैं। दिल्ली पुलिस ने निर्णय क्या, लाल किले की घटना, अकेले दिल्ली पुलिस के कई सौ जवानों को घायल किया गया, क्या वो सू मोटो लेने की बात नहीं थी क्या सुप्रीम कोर्ट को? लेकिन नहीं, कोई सवाल नहीं उठा। वो भी इस देश के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं, दिल्ली पुलिस में अगर नौकरी करते हैं। तो ये स्थिति 13 महीने के आंदोलन में पूरे देश ने देखा है। और आंदोलन किसने करवाया और क्यों किया गया? आपने कहा 3 काले कानून हैं, ये काले कानून वापस ले सरकार, आंदोलन आपका इसलिए था। तो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए उन कानूनों को वापस लिया। किसानों के हित में थे, लेकिन दलालों के अहित में थे। आंदोलन उन्हीं ताकतों का था, दर्द उन्हीं के पेट में था, तो वो एक अलग चीजें थी। लेकिन आज सवाल ये है कि अब तो काले कानून नहीं आए, अब तो कानून ही नहीं आए। अब आपका आंदोलन किस लिए, किसके लिए? चुनाव जब होते हैं तो आप आंदोलन करते हैं। लोकसभा का चुनाव आया, आपने आंदोलन शुरू कर दिया। अब 4 विधानसभाओं का चुनाव है, खासतौर से हरियाणा में है, पंजाब से लगता है, सारी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। जब चुनाव आते हैं तो ये ताकतें सर उठाती हैं। ये आंदोलन किसके लिए और कौन करवाता है, ये अब बात छिपी हुई नहीं है। सबको पता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बराबर इनके संपर्क में हैं और ये उनके संपर्क में है। ये उनकी सलाह से, उनके इशारे पर, उनके कहने पर जब उनको जरूरत होती है वो इनको आंदोलन पे बिठा देते हैं। मैं मानता हूं कि आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है, आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकार है व्यक्ति का। लेकिन ये अधिकार उन व्यापारियों का भी है जिनको नुकसान हुआ है। ये अधिकार उस रेलवे विभाग का भी है जिनको बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। ये अधिकार उन पुलिस वाले हमारे अधिकारी और हमारे जवानों का भी है जिनके ऊपर हमला किया जाता है। ये मानव अधिकार सिर्फ एक ग्रुप के लिए हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता। और दुनिया की कितनी ताकतें हैं। क्या बात है कि कनाडा की सरकार पूरी तरीके से भारत विरोधी ताकतों को पूरा पनाह देती है, उनको आसरा देती है, उनको सहायता करती है। क्या कनाडा को क्या परेशानी है? भारत को क्यों खुर्द-बुर्द करवाना चाहता कनाडा? क्यों शांति भंग करवाना चाहता कनाडा भारत के अंदर? अमेरिका में कितनी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर और तमाम और ताकतें हैं जो भारत में शांति नहीं बर्दाश्त करते। ये तो विदेशी ताकतों का खेल है और उन्हीं की सहायता और उन्हीं के इशारे पर सब होता है। लेकिन देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पक्ष और विपक्ष दोनों दलों की जिम्मेदारी होती है
देश के विकास के लिए, देश में शांति बहाली रखने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट सत्र है। सरकार का दायित्व है, साथ साथ विपक्ष का भी ये दायित्व है कि वो उस बजट में अपने सुझाव संशोधन जो रखना चाहे वो रखे और जो देश के हित में उसको पास करे। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू होना है, तत्काल आपने आंदोलनकारियों को दिल्ली बुलावा भेज दिया। आपकी संख्या आप अच्छी तरीके से समझते हैं, 99 है। नरसिम्हा राव जी की सरकार इस देश में चली, अल्पमत की सरकार थी, दूसरे दलों को तोड़ जोड़ करके सरकार 5 साल चलाई, लेकिन उन्होंने विरोधी दलों के साथ मिलकर, विरोधी दलों ने सहयोग किया सरकार को, पूरी तरीके से विपक्षी दलों ने सरकार का सहयोग किया और 5 साल सरकार चली। यूपीए 1 में कांग्रेस के 145 सांसद थे, बाकी कम्युनिस्टों को और दूसरे पार्टियों को, सपा को बाद में जोड़ा और बसपा को बाद में जोड़ा और दूसरे दलों का सहयोग लिया और उससे सरकार बना के चलाई। विपक्ष ने कभी सरकार को तोड़ने की बात नहीं की, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा, सरकार को सुझाव दिए, सरकार की खामियों को सामने रखना लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व बनता है। यूपीए 2 में आपके 205 एमपी थे, आप अल्पमत में थे, उसके बाद आपने दूसरी पार्टियों से सहयोग लिया, आपने सरकार चलाई। विपक्ष ने आपको जो विरोध करने के मुद्दे थे उन पर विरोध किया, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल था या सीड बिल था, जो भी बिल थे जो विरोध के मुद्दे थे उन पर विरोध किया, क्योंकि विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो कमियों को सुधारने के लिए सरकार के सामने अपनी सुझाव रखे और सरकार जो उन सही सुझाव को स्वीकार करे। यही लोकतंत्र की परिपाटी है, यही लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, खूबसूरती लोकतंत्र की यही है। इस देश में चुनाव होता है और चुनाव, देश की जनता चुनाव करती है। उस चुनाव में हर बार ईवीएम का सवाल उठता है। जहां विरोधी दल जीतते हैं तो ईवीएम सही, और जहां बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम खराब। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन करिए, आंदोलन से किसी को ऐतराज नहीं है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आंदोलन में और अराजकता में तो फर्क होता है। आप अगर अराजकता पैदा करें, आप अगर सरकार को बदनाम करें केवल राजनीति स्कोर करने के लिए, पार्लियामेंट के बाहर भी आप सड़कों को जाम करके बैठ जाएं, आप मीडिया में गलत बयानी करें, आप झूठ बोलें, पार्लियामेंट के भीतर आप सरकार को बोलने नहीं दें, उनको तथ्यों को रखने नहीं दें, तो ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? और जैसा आपने भी कहा कि ठीक बजट सत्र के समय राहुल गांधी से इन तथाकथित किसान नेताओं की मुलाकात ये शो करती है कि राहुल गांधी अब दब छिप करके नहीं, सार्वजनिक तौर पर बेशर्मी पर उतारू हैं और ये बता रहे हैं, ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि या तो हमारे सामने जो है आप सरेंडर करिए, हमसे बात करिए। यानी ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि आप सरकार को झुकाना चाहते हैं और तरह-तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से पेशबंदी कर रहे हैं, कभी असम जा रहे हैं, कभी हाथरस जा रहे हैं, कभी अग्निवीरों के परिवार वालों से मिल रहे हैं और कभी लोको पायलट से मिल रहे हैं कि जो रेल दुर्घटनाएं बढ़ गई। इनके कार्यकाल में जितने रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जितने दंगे फसाद हुए हैं, भूल गए क्या सब? या मैं ये भी जानना चाहता हूं चौधरी साहब कि किसानों की अगर कोई बदहाली की स्थिति आज है, अगर उनको आजादी के इतने सालों बाद भी एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार है क्या? या 58 साल तक जिनकी सरकारें रही हैं और इनमें भी 35-37 साल तो एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी कुछ जिम्मेदार हैं? ओंकार जी, देश के किसानों की
जो बाजार की व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं गया, उसके लिए अपराधी तो वही सरकारें हैं। कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से अपराधी है कि किसान को बाजार में नहीं खड़ा होने दिया, किसान को सिर्फ बिचौलियों के हवाले रखा। ये कांग्रेस ने अपराध किया। आप उन हालातों को देखिए। 2006 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और यूपीए 1 में ही ये कहा था कि भाई ये मेरी रिपोर्ट है, इसको लागू करें। तो आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, आपने लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? क्या वजह थी? आपने कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये देश के हित में नहीं है, इससे ये होगा, इससे वो होगा। आप 8 साल तक उस रिपोर्ट को रख के बैठे रहे। आपको एमएसपी याद नहीं आई 8 साल तक। आपने कभी उस पर बात नहीं की, उस पर विचार नहीं करा। उस समय आपने किसान नेताओं को बुला के सलाह नहीं ली। आप किस तरीके की बात करते हैं? डब्ल्यूटीओ में हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिग्नेटरी है, और ये जब गेट से डब्ल्यूटीओ में एक्सेप्ट किया था कृषि को, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके सलाहकार मोंटेक सिंह आलूवालिया ने उस समय कहा कि एग्रीकल्चर को शामिल होने दीजिए, हमें कोई बात नहीं है, दुनिया के बाजार पर हम कब्जा कर लेंगे, हमारे उत्पाद सस्ते हैं, दुनिया में बाजार महंगा है। ये राजीव गांधी की सरकार में एग्रीकल्चर को गेट में स्वीकार किया गया। पहला गलती किसने की? आज आप कहते हैं डब्ल्यूटीओ से कृषि को बाहर लाओ, तो ये तो अपराध राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया। और उसमें भी एक बात और बता देता हूं कि उसको संसद में नहीं रखा गया, संसद से पास नहीं करवाया गया, बस खुद ही अपने तरीके से कर लिया गया। क्या ये उचित था? क्या ये लोकतांत्रिक परिपाटी थी कि आप देश के इतने बड़े कृषि के क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ के समझौते में हस्ताक्षर कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, और आपने संसद में उस पर बातचीत करना भी उचित नहीं समझा? उसके बाद 1 जनवरी सन 95 को जब डब्ल्यूटीओ को हस्ताक्षर किया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी ने इस सारे समझौते को देखा और सब किया है। 10 साल तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आपने सब्सिडी का बेस पीरियड सन 86-87 को स्वीकार किया था, तो क्या इस देश के किसानों के साथ धोखा नहीं किया आपने? आपने कैसे स्वीकार किया कि सन 86-87 की जो सब्सिडी का जो होगा परसेंटेज और भाव जो होंगे, उनको आप बराबर स्वीकार करा, आपने उसको मान लिया। और उस सब्सिडी में भी आपने ये जानकारी भी नहीं करने की कोशिश की कि विकसित राष्ट्र अपने 3 तरीके की सब्सिडी देते हैं, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी वहां के डोमेस्टिक उसके लिए होती है, और ग्रीन बॉक्स जो है रिसर्च के लिए है, और एम्बर बॉक्स निर्यात के लिए है। उन्होंने क्या किया कि ब्लू बॉक्स की सब्सिडी को तो पहले ही नहीं छुआ, लेकिन जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी थी, निर्यात की सब्सिडी को कम करने की बात थी, उसको ग्रीन बॉक्स में जोड़ते चले गए। और आज स्थिति ये है कि अमेरिका का सब्सिडी का यूएस फार्म बिल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए क्या अपराध कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया? क्या इसके लिए पूरी तरह आप दोषी नहीं है कि आज हिंदुस्तान के कृषि के क्षेत्र को सब्सिडी के लिए आपने हाथ नहीं बांधे? और उसके बाद 2013 में यूपीए 2 में जब आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर थे, और जब आपने डब्ल्यूटीओ का बाली के अंदर आपने पीस क्लॉज मांगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो सब्सिडी की जरूरत होती है, और आप 3 साल के लिए पीस क्लॉज लेके आए, हमने विरोध किया था वहीं पर और कहा था कि पीस क्लॉज भारत का हाथ बांधने का काम कर रहा है। आप भीख मांग के 3 साल के लिए जा रहे हैं, उसके बाद एमएसपी का क्या होगा? मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, सारे अपराध और सारे पाप करने के बाद अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंदर आज आप किस मुंह से देश के किसानों को गुमराह करते हैं? आप क्यों झूठ बोलते हैं? कितना धोखा आप इस देश को देना चाहते हैं? मेरा सवाल आज ये हो रहा है, क्योंकि मेरी उसमें बराबर भागीदारी रही। मैंने 2013 में वहां विरोध किया, तमाम साथियों को साथ लेके विरोध किया था, तब आपको समझ में नहीं आई। अब मैं एमएसपी पे आता हूं। आपके कृषि मंत्री यूपीए 1 और यूपीए 2 में शरद पवार जी थे। शरद पवार जी से
जब जब मेरी मीटिंग हुई मैंने हमेशा कहा कि आप इसको जो है रिपोर्ट को लागू करिए। उन्होंने कहा ये तो सारा तो नहीं हो सकता, और एमएसपी पर तो बात ही करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद आपने सारे मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, यस, उनको आपने अध्यक्ष बनाया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाजार खोलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, किसानों को बाजार से जोड़ना पड़ेगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से किसानों का लिंकेज करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी किसानों को देनी पड़ेगी। आपने जो रिपोर्ट दी वो कृषि के विकास के लिए थी। मैं हुड्डा जी से पूरी तरह उस समय भी सहमत था और उनकी रिपोर्ट सही थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया। आज जब 3 कानून बने तो उसमें वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बाजार खोलने की बात कही गई। आपने विरोध किया। आपने क्यों विरोध किया, किस लिए विरोध किया? जो चीज सही थी, जो चीज किसान के थी। ओंकार जी, मैं एक बात कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, तमाम राजनीतिक दलों को मेरा चैलेंज है कि किसान को मारा इसलिए बाजार में नहीं खड़ा होने दिया। अगर सरकारें किसान को बाजार में खड़ा कर देती, जिस तरीके से आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से आज कोऑपरेटिव सेक्टर में मार्केटिंग, सीड से लेके और जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात तक के लिए नया ढांचा खड़ा किया गया, अगर हम कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर देते, अगर किसान को बाजार में खड़ा कर देते, किसान को उपभोक्ता से सीधा जोड़ देते, इंडस्ट्री के साथ, फूड प्रोसेसिंग के साथ सीधा जोड़ते, तो ये बिचौलिए बीच में से खत्म होते और दलालों की जो दलाली थी वो खत्म होती और किसान का शोषण बंद हो। किसान का शोषण इस देश के उन व्यापारियों ने किया है जो मंडी के ठेकेदार हैं, जो देश के भाव तय करते हैं। क्या इतनी चीज समझ में नहीं आती? ये आपको समझ में नहीं आता? आप आंदोलन किस लिए, आपने कभी इसलिए आंदोलन की बात की कि बाजार मिलना चाहिए किसानों को, बाजार खुलना चाहिए किसानों के लिए, जो सरकार दाम घोषित करती है उससे कम पर बाजार में कहीं कोई किसान को बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े, आपको ये मांग करने के बजाय आप आंदोलन की बात करते हैं, आप हिंसा भड़कवाने की बात करते हैं, आप अराजकता करवाने की बात करते हो। दुख होता है ये कहते हुए कि आपका जो दायित्व है आप उसको कब समझेंगे। प्रश्न है कि आप अपने फर्ज को कब समझेंगे, आप सही बातों को किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में, उपभोक्ता के हित में जो है उन पर आप बात कब करेंगे। मेरा प्रश्न आज इतना है कि जब तक आप उनको उन्हीं बिचौलिए दलालों मंडी के हवा, एक बात और सुन लीजिए, ये जो पंजाब के हमारे आंदोलन जीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, किसान नेता हैं, किसान हैं, क्या है, सब कुछ इनको ही पता है। मैं पूछता हूं, आप ही के हित हैं जिनका सारा गेहूं और सारा धान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदा जाता है। इस देश में 86% किसान गरीब है, जिसकी जोत 2 एकड़ से कम है, जिसका सामान कुछ अपने परिवार के लिए पैदा करता है, थोड़ा बाजार के लिए करता है, और उस बाजार में आज तक उसको उसका अधिकार नहीं मिला। वो किसान नहीं है क्या? ये बड़ी बड़ी चीजें, जिनके ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, ये उन किसानों की बात कब करेंगे हम सब मिलकर कि गरीब किसान को ऊपर उठाने का काम हमको करना चाहिए, वो हम कब करेंगे? जहां तक एमएसपी कमेटी का सवाल आपके सामने आपने रखा है, मैं आपको बता दूं कि उस कमेटी में एमएसपी का मुद्दा है, प्राकृतिक कृषि का मुद्दा है, प्राकृतिक उत्पादों को निर्यात बढ़ाने का मुद्दा है, फसलों को बदलाव लाकर किस तरीके से जहां जैसा पानी है, जैसा वातावरण है, फसलों में बदलाव जरूरी है, वो मुद्दा है। और इन सब बातों पर विस्तार से, एमएसपी पर पूरे विस्तार से 67-68 से जब से शुरू हुई है प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था, तब से लेके अब तक क्या क्या रास्ता रहा, कितनी रिपोर्टें आई हैं, सब पर बातचीत की गई है। और दुनिया के विकसित देशों में क्या तरीका अपनाया गया है, अमेरिका ने क्या अपना रखा, ब्राजील ने क्या है, चीन का क्या है, जापान का क्या है, और मलेशिया का क्या है, कई सारे देशों के मॉडलों को
एक एक देश के मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई है, इसलिए कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो कांग्रेस ने किए हैं उनसे बचाव का भी रास्ता रखना है। हम किस तरीके से अपने किसान का हित करें और कैसे उनको बाजार में खड़ा करें, कैसे उनको बचाएं, इस सब पर विस्तार से चर्चा हुई। प्राकृतिक डॉक्टर कृषि की साहब, क्या, ओंकार जी, प्राकृतिक कृषि की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी के किनारे दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर को गैर रासायनिक क्षेत्र घोषित किया। दुनिया में कितना बाजार है, किस तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, उनके स्टोरेज की व्यवस्थाएं चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की चाहिए, दलहन और तिलहन और अनाज के लिए गोडाउन की व्यवस्था है। ये उस दिन को भूल गए। क्या आपने शासन किया है? और हरियाणा और पंजाब जाते हुए दोनों तरफ सड़कों के अट्टाले लगे रहते थे अनाज के बोरियों के, और तिरपाल से ढकी रहती थी, तिरपालें फटी रहती थी, बरसात में भीगता रहता था, गेहूं सड़ता था, धान सड़ता था। ये इतनी छोटी याददाश्त कब से हो गई है? आपने स्टॉक लिमिट जो है, आपको पता था कितना चाहिए देश को, आपने गोडाउन्स की व्यवस्थाएं नहीं की। आज इस सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था 5 साल के लिए की है, इसलिए कि आप गोडाउन्स बनाइए, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियां गोडाउन्स बनाए, जिससे माल जो है किसान पैदा करता खून पसीने से, मेहनत से, उसको उन गोडाउनों में रखा जाए। मेरा तो इसी में एक सुझाव रहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट सोसाइटी जो है, उनको भी खरीद में जो सरकार दाम घोषित करती है उस मूल्य पर खरीद की व्यवस्था में भागीदारी होनी चाहिए। मैंने अपना सुझाव रखा है और मेरा बहुत सुझाव साफ है, बाजार को खोला जाना चाहिए। मेरा सुझाव नहीं, ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सुझाव रहा है और हम सबका सुझाव रहा है, बाजार खोलिए, लेकिन उस बाजार में सरकार द्वारा घोषित मूल्य से कम पर किसान को माल बेचने पे मजबूर ना होना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को करनी होंगी। मैं अपना सुझाव कमेटी के सामने रख चुका हूं कि बाजार खोले। अब जब मंडी की बात आती है एपीएमसी की, तो एपीएमसी की मंडियों का लाइसेंस प्रदेश सरकारें देती हैं और ये प्रदेश सरकारों का फिर दायित्व बनेगा कि जो एक नया मॉडल एक्ट बाजार खोलने के लिए हो, उसको वो उन मंडियों के लाइसेंस जो आड़तियों को देती हैं, उनमें उनको वो शर्त लगाना है। कैसे लगाना है, ये प्रदेश सरकारों का कृषि का विषय है, तो उनको भी सोचना होगा। लेकिन केंद्र सरकार को जो एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, उसमें पूरी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो निवेदन है, हमारा जो आग्रह है, हमारे जो सुझाव हैं, उनको रखा जाएगा, क्योंकि उससे देश का किसान बचेगा, उसको बाजार मिलेगा। ओंकार जी, 200-200 किलोमीटर तक मंडी नहीं है, उन किसानों को छोटी छोटी जगह पर जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो उनका माल खरीदते हैं। इस बात की जानकारी शायद एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए नेताओं को पता नहीं है कि कितनी कितनी दूर तक मंडी नहीं है, और मंडी के लोग जो करते हैं उनसे किसी तरीके से बचाना है। तो आप मोनोपोली जो है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जब मोनोपोली डॉक्टर साहब, टूटेगी तभी सुधार होगा बाजार का, तभी किसान बचेगा। देखिए, किसान को उसकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए, बस। सबसे बड़ी लड़ाई किसान के उपज का मूल्य मिलने की है, मेरा ये मानना है। हमारी लड़ाई इस बात की रही है और आज भी हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि किसान को उसकी उपज के लिए बाजार दीजिए और बाजार में उसका मूल्य उसको मिले, जो सरकार घोषित करती है उससे कम पर बेचने को बाध्यता ना होना पड़े। उसके लिए पेनल्टी क्लॉज लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए, शिनाख्त है सबकी, कौन कौन है जो बार बार लीड करते हैं और जो भीड़ लेकर के आते हैं, किसके इशारे पर लेकर के आते हैं, ये भी पहचान हो चुकी है, वो चेहरे भी सबके सामने हैं। और वो 13 महीने का जो अराजकतापूर्ण एक यहाँ पर तथाकथित आंदोलन चलाया गया, उसका फल क्या निकला? आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली पंजाब में, लेकिन उसके बाद वो भी किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं। उनके खिलाफ भी वहां पे पंधेर हों, ये दल्लेवाल हों, तमाम हों, उन्होंने पुतले भी फूके हैं भगवंत मान सरकार के, वो भी मीडिया में आ गया है। फिर इनका मुख और रुख मोदी सरकार के खिलाफ
दिल्ली के लिए मोड़ दिया जाता है। इंडिया के ये द्वारा, ये जो इंडी गठबंधन कठपुतली के द्वारा। ये जो कठपुतली बने हुए हैं कुछ तथाकथित किसान नेता, जब इनकी शिनाख्त हो चुकी है और ये एक क्षेत्र विशेष के ही हैं, पूरे भारत के भी नहीं हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, पूरे देश में किसान नहीं है क्या? इन 1.5-2.5 प्रदेशों में ही किसान हैं क्या? और जब पता चल गया कि ये किसके इशारे पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो इनका मुकम्मल इलाज क्यों नहीं हो रहा है? डर क्यों रही है मोदी सरकार? देखिए ओंकार जी, पूरा देश देख चुका है कि ये 2.5 प्रदेश के भी पूरे नेता नहीं है और इनकी हकीकत देश के सामने है। अगर हकीकत ना होती तो इन्हीं सारे नेताओं ने चुनाव लड़के देख लिया। जनता ने इनकी जो ताकत थी, जो ये बहुत बड़े नेता बने थे, चुनाव लड़के इनको अपनी हैसियत समझ में आ गई होगी। मैं तो ये मानता था कि अब इनको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो लाल झंडे वाले हैं, जिनको शांति बर्दाश्त नहीं है देश में, जिनको आग लगवाना और हिंसा मचाना उनका तांडव है। मुझे तो मेरे बहुत सारे पुराने मित्र कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि यार कांग्रेस तो जो है कम्युनिस्टों के चंगुल में फंस गई और इसीलिए बर्बाद हो गई कांग्रेस। यही कम्युनिस्ट हैं जो आग लगवाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं और आज कांग्रेस इनके हाथ का खिलौना बनी हुई है, इसलिए दुर्गति हो रही है। यह आंदोलन कौन करा रहा है? सबको पता है अब कि ये इंडी गठबंधन पूरा भी नहीं है। अब तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए इनको यहाँ ये सब कर रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में इनके बहुत सारे लोग हैं सरकार के अंदर, इसलिए वहां हिंसा नहीं मचाई। पंजाब में हिंसा क्यों नहीं हुई? वहां भी हिंसा करना गलत है। मेरा कहना है हिंसा कहीं भी करना गलत है, लेकिन आपको अपनी जो प्रदेश का कृषि विषय है, पंजाब की सरकार ने कितनी मांगे पूरी की आपकी? आप जो कर्जा माफी की बात करते हैं, पंजाब की सरकार से आपने कर्जा माफी करा ली क्या? आप बताएं ना, क्या पंजाब की सरकार से एमएसपी पर खरीद करवा ली क्या सारी? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं आप पंजाब में उस बात को कहते? उससे आप जाते हैं, दिखावा करते हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाके आपने किया और आप चले आए। क्यों? क्योंकि वहां आपके लोग हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, और ये सरकार आपके लोगों के द्वारा बनवाई गई है। ये उन ताकतों के द्वारा बनवाई गई है जो विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन ताकतों ने सरकार को जो है पूरा सहयोग किया और सरकार बनी। सरकार तो जनता ने बनाई है, लेकिन जनता को जब गुमराह किया जाता है और जब उनके सामने तरह तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो भी गुमराही जो हो जाते हैं, और उस तरीके की सब हुआ है। पंजाब में आज जो नशाबंदी होनी चाहिए थी, आज नशाखोरी बढ़ रही है। बच्चे, पूरा नौजवान पीढ़ी को जिस तरीके से सुधार के रास्ते पे हम लोगों को, सबको, समाज का दायित्व बनता है, राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, पक्ष और विपक्ष का दायित्व बनता है कि आप नशा मुक्त करिए पंजाब को, तब बचेगा कुछ। कर्जा माफी भी कोई समाधान नहीं है। आपको मुफ्त में बिजली मिलती है, उसका दुष्परिणाम तो देखिए कि पंजाब का वाटर लेवल आज कहां चला गया। क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां कहां खेती करेंगी जब पीने को पानी नहीं मिलेगा? आप चेन्नई की स्थिति देखिए, आज पानी की क्या दुर्गति चेन्नई के अंदर हो रही है। तो आप जो फसल विविधीकरण की मैंने बात की थी, वो इसीलिए की थी कि फसल तो पैदा करनी है, लेकिन वो पैदा करनी है जिसमें पैसा भी मिले और कम पानी लगे। पानी जीवन की रेखा है, इस बात को समझना होगा। मुफ्त बिजली का मतलब ये नहीं कि हम दुरुपयोग करें, और दुरुपयोग करने के परिणाम बहुत घातक होंगे। पंजाब की स्थिति पानी में हर दिन नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब, केवल पानी की बात नहीं है, पंजाब तो ऐसे खतरे के कगार पर जाकर के खड़ा हो गया है। वो जो 80 के दशक का काला दौर था,
वो फिर से आहट दे रहा है। खडूर साहब से अमृतपाल का जीतना, फिरोजपुर से जिस बेअंत ने शूट आउट किया था, इंदिरा गांधी को मारा था, उसके बेटे सरबजीत खालसा का जीत करके आना, दोनों का निर्दलीय जीत करके आना, और संगरूर से उपचुनाव में सिमरनजीत सिंह मान का जीतना, ये बेहद खतरनाक संकेत हैं। और जिस तरीके से बार बार ये कुछ तथाकथित किसान नेता उछल उछल करके कुछ अपने समर्थकों को लेकर के दिल्ली में आकर के अराजकता फैलाते हैं, इनके पीछे भी खालिस्तानी तत्व हैं। तो पंजाब बहुत खतरनाक मोड़ पर है, और ऐसे समय आम आदमी पार्टी की एक लुंज-पुंज सरकार वो वहां पर है, सीमांत प्रदेश है। ये कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? देखिए, हमने तो ओंकार जी वो दशक भी देखा है, पंजाब की दुर्गति देखी है कि गांव से आदमी निकल नहीं सकता था, है? सड़क पर हर किलोमीटर पे जवान अपना असला लेके खड़ा हुआ है, रात दिन खड़े हुए हैं। पंजाब की जो स्थितियां खराब देखी हैं उसको याद करके भी जो है बहुत दुख होता है कि पंजाब इतना विकास पर रास्ते पर चला, विकसित प्रदेश बना, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में हुआ हर तरीके से। तो इसको गलत दिशा और गलत रास्ते पे ले जाना पंजाब के हित में नहीं है, पंजाब की जनता के हित में नहीं है। पंजाब का आदमी बहुत मेहनती है, पंजाब का आदमी बहुत विकास पुरुष है, मैं इस बात को कहता हूँ। पंजाब का जवान बहुत मेहनती है, हमारा किसान बहुत मेहनती है, औद्योगिक व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने पंजाब को गलत रास्ते की तरफ मोड़ने के जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। गलत रास्ते पर पंजाब को जाना ये पंजाब के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। इसके लिए सरकारों को सोचना होगा, बैठना होगा, और सरकारों को पंजाब और देश के हित में जो है वो कदम उठाने होंगे। और जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का सवाल है तो उनको समझना होगा कि देश में शांति बनाए रखना न्यायिक प्रक्रिया का भी फर्ज बनता। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं तो न्यायिक व्यवस्थाएं भी हैं, और जहां अराजकता हो, जहां शांति भंग होती हो, वहां न्यायिक प्रक्रिया में हमारे बैठे हुए जस्टिस जो हैं उनको सख्त कदम उठाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर वो छूट देते हैं और ढील देते हैं मानवता के अधिकारों के नाम पर, मानव अधिकारों के नाम पर छूट नहीं, देश के हित में नहीं है, और ये किसी भी कीमत पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्र सर्वोपरि है, बाकी सारी संस्थाएं राष्ट्र के साथ है। डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं अलग से आपसे एक चर्चा करूंगा कि बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए आपकी दृष्टि में, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं कृषि में भी जिनको संबल देने की जरूरत है। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं जरूर चाहूंगा कि इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं आज सुबह से मीडिया में कि जो सम्मान निधि है वो शायद 30% बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब मीडिया में तमाम तरह की अटकलें चलती रहती हैं, बाद में पता चलता है कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। पर आपकी दृष्टि में कौन से स्टेप उठाए जाने की जरूरत है? मेरा सबसे पहला सुझाव तो ओंकार जी ये रहा है कि जो कृषि की सब्सिडी का पैसा है उसका ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में जो है किसानों को दिया जाना चाहिए। 14,30,000 जोत हैं इस देश के अंदर, आज 11 लाख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है। उससे बहुत इस देश का पिछड़ा हुआ इलाके का गरीब किसान है जिसको जब 2,000 रुपए मिलता है तो उसको बहुत सहायता मिलती है। वो समय पे बीज खरीद लेता है, समय पे दवाई खरीद लेता है, समय पे सिंचाई कर लेता है, उसको बड़ी मदद हो जाती है। मेरा कहना ये है कि चाहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, चाहे दूसरी सब्सिडीज हैं, इरिगेशन की सब्सिडी है, ये सारा जो सब्सिडीज का पैसा है इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों को डायरेक्ट उनके खातों में दिया जाए और इसको उत्पादकता की सब्सिडी कहा जाए। ये जो मैं कह रहा हूं सब्सिडी का सुझाव है
वो प्रोडक्शन सब्सिडी हो, वो चाहे केमिकल मॉडल का हो, चाहे वो जैविक कृषि हो, वो कैसे भी हो, सभी किसानों को उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए ये सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातों में दिया जाए, जिससे कि इसका जो सही उपयोग है, ज्यादा से ज्यादा उस पैसे का उपयोग कृषि में किसानों के द्वारा किया जा सके। एक तो मेरा सुझाव ये है कि प्रोडक्शन सब्सिडी दी जाए। अब अभी तक ये पैसा कारपोरेट को जाता है और उसका उतना लाभ किसानों को नहीं मिलता जितनी सब्सिडी जाती है। मैं ईमानदारी में कहने में मुझे कोई शर्म नहीं रही। दूसरा, जो सिंचाई के संसाधन बढ़ाने पे सरकार काम कर रही है, उसमें और ज्यादा वृद्धि की जरूरत है, पानी को बचाने की जरूरत है। और पानी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो शहरों में भी करवाना होगा और गांव में भी। हर घर में, हर गांव में, हर खेत में जो पानी जहां है बरसात का, उसको वहीं हार्वेस्ट करने का होगा। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में भूजल स्तर को सुधार करने के लिए करना होगा। नदियों को सुधार करने के लिए जो है सरकार को योजनाओं पर अमली जामा जिस तरीके से है होना। यमुना है, बाढ़ आती है अपने आप साफ हो जाती है, वरना तो सरकार के जो दिल्ली सरकार का बजट होता है यमुना सफाई का, वो सब कागजों में चला जाता है। हमने ये हकीकत चीजों को देखा। तीसरे बिंदु पे मैं आता हूं कि सरकार ने 1 लाख करोड़ की व्यवस्थाएं की हैं गोडाउन बनाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। चौथा बिंदु ये है कि जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसानों की खतौनी इसमें ली जानी जरूरी है। और जो किसान नहीं है उनको फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में जो अगर वो घुस रहे हैं तो उससे भी व्यवस्थाएं खराब होंगी। उनको रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि खतौनी के बिना फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सदस्यता ना हो। जो सीवीवीओ बनते हैं वो उन्हीं एफपीओ को और वो क्षेत्र के बनाए जाने चाहिए। दूसरे प्रदेशों के सीवीवीओ वहां बनाए जाएं और वो कंपनियों के हों, ये हों, वो उस सब में सुधार करना आवश्यकता है। बीज की उत्पादन का जो कार्यक्रम सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में है, उसको अच्छे बीज किसानों को मुहैया करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पादन लागत को कम करना है और उत्पादकता को बढ़ाना है। और पर्यावरण के सुधार करने के लिए जो भी प्लांटेशन जरूरत है, आज देखिए क्लाइमेट चेंज की बात मैंने आज नहीं की, मैंने आज से 15 साल पहले जब क्लाइमेट चेंज की बात की थी तो लोगों ने कहा कि ये क्या है, इसका क्या होगा। मुझे लगता है आज तो 17 साल हो गए हैं, 2024 है, तब मैंने क्लाइमेट चेंज पर एक कार्यक्रम दिल्ली में बहुत बड़ा विस्तार का कार्यक्रम किया था। क्लाइमेट का आज असर हो रहा फसलों पर हो रहा है। जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए तो गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात जब ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो ज्यादा बरसात हो रही है। जब मौसम में बदलाव इतना आ रहा है कि उसका फसलों पर भी नुकसान है और उसका मानव स्वास्थ्य पर भी नुकसान है, तो हमको पर्यावरण को सुधारने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को ऐसे प्लांटेशन करने हैं और वो किसानों को अगर उसमें हम खड़ा करें, जैसे बंबू प्लांटेशन शुरू करा है, तो बांस का जिस क्षेत्र है नदियों के किनारे पर है, नहरों के किनारे पर है, वहां बंबू प्लांटेशन करना चाहिए। हमें इसके लिए किसानों को साथ सहयोगी सहभागी बनाकर आगे चलना होगा। नदियों के जो क्षेत्र हैं वो किसानों को दे सकते हैं, हम गांव को दे सकते हैं हम। और एक मेरा सुझाव है कि कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी कर्मचारी और वैज्ञानिक हैं वो हर व्यक्ति एक एक गांव अडॉप्ट करे और जिससे टेक्नोलॉजी गांव तक, खेत तक पहुंचे और उनको पूरी जानकारी देने के लिए काम करे। हमें आज विकास की तरफ बढ़ना है, हमें उत्पादकता बढ़ानी है, लागत कम करनी है, बाजार में किसान को खड़ा करना है, गोडाउन की व्यवस्था करनी है, पानी को बचाना है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। और एक मेरा अंतिम सुझाव है जी कि फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को धान बेचना नहीं, धान से चावल बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत ना हो, वो अपने आप स्वतः लाइसेंस की उनकी खाना पूर्ति हो। और दाल उनको साबुत नहीं, दलहन मिल का छोटा काम आजकल छोटी छोटी मशीनें हैं, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तेल निकालने के लिए नहीं होनी। वो एफपीओ को लाइसेंस फ्री किया जाए और वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में अपना हर एफपीओ काम करे और आगे बढ़े, जिससे जो उपभोक्ता से दाम मिलता है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले।
बिल्कुल सही सुझाव आपके दिए हैं डॉक्टर साहब। एक निवेदन दर्शकों से भी ये बहुत शिकायतें आ रही हैं, खास तौर से जो राष्ट्रवादी चैनल हैं, उनकी रीच को रोका जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास एसएमएस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि अब आपके कार्यक्रमों के नोटिफ़िकेशन हमको नहीं मिल रहे हैं। यानी आपके कार्यक्रम आधे घंटे, 1 घंटे पहले तय हो जाते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, उनके नोटिफ़िकेशन, उनकी सूचना हमें नहीं मिल रही है। तो ऐसे में मैं एक सुझाव आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप सर्च करके, जैसे ओमकार चौधरी लेटेस्ट करके या ओशियन नेटवर्क लेटेस्ट करके सर्च करिए और आपको नए प्रोग्राम मिल जाएँगे, अगर नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहे हैं तो। ये एक साजिश है कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित चैनल हैं, जो सही बात रख रहे हैं, उनकी रीच को ही बाधित कर दो। उनके नोटिफ़िकेशन ही लोगों तक ना जाएँ। इसलिए इस बाधा को भी पार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से आए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने दर्शकों के सामने रखी। नमस्कार। नमस्कार।